जब मैं 8 साल की थी, तब अपने बचपन के दोस्त शॉन को बचाने के चक्कर में मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था। 10 साल बाद जब मैं वापस लौटी, तो देखा कि शॉन के साथ एक नकली आयशा रह रही थी, जो 70% तक बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। वो सरेआम मेरे घर में घुस आई और मेरे पेरेंट्स के गले ऐसे लग रही थी जैसे वही उनकी असली बेटी हो। बाद में मैंने उसे उन्हीं किडनैपर्स को मम्मी पापा बोलते सुना और वो लोग मुझे फिर से किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। पैनिक में आकर उसने मुझ पर कार चढ़ा दी। और इससे भी घटिया बात क्या थी पता है? शॉन ने मेरी बॉडी को समंदर में फेंककर उस क्राइम को छुपाने में उसकी मदद की। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली, तो मैं ठीक उसी पल में वापस आ चुकी थी जब वो किडनैपर्स शॉन को उठाने वाले थे। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, पास के अनाथालय में एक छोटा लड़का था ना, जो शॉन से काफी मिलता जुलता था। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दोगे? अरे रे, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं चला जा रहा मुझसे। शॉन लॉयड बचपन से ही बड़ा मददगार टाइप का लड़का था। ऐसी आवाज सुनकर वो बिना मदद किए आगे बढ़ ही नहीं सकता था। आंटी, आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है क्या? आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हैं। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। कितना बड़ा दानी! जो भी ये सीन देखता, वो शॉन को एक बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का कहता। लेकिन जो लड़का इतना सीधा और प्यारा दिखता था, वो मेरी पिछली जिंदगी में तब चुपचाप कैसे खड़ा रहा जब किडनैपर्स मुझे उठाकर ले जा रहे थे। शॉन उस बूढ़ी औरत को पीठ पर लादकर सड़क की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो पीछे मुड़ा और मुझे आवाज दी, सेरीना, जल्दी आओ। तुम नहीं आ रही क्या? 8 साल का शॉन अभी छोटा और दुबला पतला था। उस बूढ़ी औरत का वजन उसकी पीठ पर भारी पड़ रहा था और वो थोड़ा लड़खड़ा रहा था। मैंने बस ओ कहा और रुक गई। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर मैं उल्टी दिशा में भाग गई। लेकिन जब ऊपर वाले ने मुझे इस पल को दोबारा जीने का मौका दिया था, तो मैं इतना सैटिस्फाइंग सीन देखने से कैसे चूक सकती थी। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे मैं दौड़कर पहले एक बिल्डिंग के अंदर चली गई। वहां से वो गली बिल्कुल साफ दिख रही थी जहां पिछली जिंदगी में मेरा किडनैप हुआ था। हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था और सड़क पर अच्छे खासे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। थोड़ी देर बाद शॉन उस बूढ़ी औरत को पीठ पर टांगे थकाहारा वहां से गुजरा। आंटी, क्या आप थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगी? आप काफी भारी हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी जेब से एक हैंडकर्चिफ निकाला। मेरी पिछली जिंदगी में जब मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, तो मैंने वो हैंडकर्चिफ छीनकर जमीन पर फेंक दिया था और शॉन का हाथ पकड़कर भागने लगी थी। मेरी इस हरकत ने उन किडनैपर्स को गुस्सा दिला दिया जो अंधेरे में छुपे हुए थे। बाकी के 2 आदमी तुरंत बाहर आए और हमें दबोच लिया। एंड में वो तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन मैं अकेली शिकार बन गई। पर इस बार मैं कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे का पूरा तमाशा ठंडे दिमाग से देख रही थी। वो हैंडकर्चिफ शॉन की नाक पर दबाया गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और उस बूढ़ी औरत को अपनी पीठ से नीचे पटक दिया। वो एक पल के लिए लड़खड़ाया, अपना सिर पकड़कर गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और भागने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगा कि उसे समझ आ गया था कि कुछ गलत है, लेकिन अब भागना इतना आसान नहीं था। 2 आदमियों ने दोनों तरफ से उसका रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। नीचे से उसकी चीखें और मदद की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं, और मेरे होठों पर धीरे से एक स्माइल आ गई। स्ट्रगल करते हुए शॉन ने ऊपर उस तरफ देखा जहां मैं खड़ी थी। जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, मैंने मुस्कुराते हुए उसे बाय बाय किया। बचाओ, सेरीना, प्लीज मेरी मदद करो, उसे बचाओ। पिछली जिंदगी में की थी ना मदद, पर बदले में मैं मर गई थी, है ना? मैं जानबूझकर 1 घंटे तक यहाँ वहाँ घूमती रही और फिर आंखों में आंसू लेकर रोते हुए घर पहुंची।
लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोते हुए देखा तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस इतना कहा, तुम फिर से शॉन से लड़कर आ रही हो क्या? कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को तमीज से रहना चाहिए। मैं ये सब सुन सुनकर पक चुकी थी, इसलिए मैंने और तेज रोना शुरू कर दिया। पापा, मम्मी, क्या शॉन घर आया है? मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। यह सुनते ही मम्मी के हाथ से उनका फोन छूट गया। क्या? तुम दोनों साथ में नहीं थे क्या? जल्दी चलो, पड़ोस में देखते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे घसीटते हुए शॉन के घर ले गए। अंदर घुसते ही उन्होंने पूछा, शॉन यहाँ है क्या? क्या हुआ? शॉन तो सेरीना के साथ बाहर गया था। शॉन और मैं साथ में बड़े हुए थे, बिल्कुल बचपन के पक्के दोस्त। इसलिए हमारे पेरेंट्स अक्सर एक दूसरे को समधी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन मुझे इस तरह गले फाड़कर रोते देख शॉन के पेरेंट्स भी घबरा गए। सेरीना, तुम अकेली क्यों हो? शॉन कहाँ है? मैंने रोते रोते उन्हें बताया, वो एक बूढ़ी आंटी की मदद करने हॉस्पिटल गया था। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं वॉशरूम चली गई। लेकिन जब मैं बाद में हॉस्पिटल पहुंची तो वहां ना शॉन था और ना ही वो आंटी। यह सुनते ही शॉन के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने कोट उठाए और बाहर की तरफ भागे। मेरे पेरेंट्स भी उनके पीछे पीछे निकले। पैनिक मत करो, हो सकता है बच्चों को टाइम का पता ना चला हो। हम ढूंढने में मदद करते हैं। तुम्हारी पहचान चीफ कांस्टेबल से है ना? पुलिस को फोन करो और सीसीटीवी चेक करवाओ। अपने इस नाटक को पूरा करने के लिए मैं घर लौटते वक्त भी रास्ते भर बुरी तरह सिसकती रही। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर आई, मेरे चेहरे के सारे इमोशंस गायब हो गए और मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। यही वजह थी कि मैं घर आने से पहले 1 घंटे तक बाहर घूमती रही थी। हमारे दोनों फैमिलीज के पास पैसा भी है और रसूख भी। अगर उन्होंने तुरंत सीसीटीवी चेक कर लिया और शॉन को बचा लिया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे उन किडनैपर्स को इतना टाइम तो देना ही था कि वो कम से कम शहर से बाहर निकल सकें, वरना मैं अपने आगे के प्लान्स कैसे पूरे करती? जब शॉन को पकड़ा गया तो उसकी आंखों में जो बेबसी और शौक था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपनी पिछली जिंदगी में महसूस किया था। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे बीच में आने की वजह से किडनैपर्स को हम दोनों को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। हम दोनों उस अंधेरी गली के छोर पर दिख रही रोशनी की तरफ जान लगाकर भाग रहे थे। जैसे ही वो लोग हमारे करीब पहुंचे, शॉन ने मुझे धक्का दे दिया। मैं बहुत बुरी तरह गिरी। मैंने रोते हुए उससे भीख मांगी कि वो मुझे उठा ले। शॉन, प्लीज मुझे उठाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उस गली के ठीक बाहर एक चलती फिरती सड़क थी। अगर हम बस वहां तक पहुंच जाते तो हम दोनों सेफ होते। किडनैपर्स पास आते जा रहे थे। मैंने शॉन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे भगवान से दुआ मांग रही हूं। लेकिन शॉन ने एक नजर मेरे पीछे देखा, अपने होठ चबाए और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गया। शॉन! मैं डर के मारे चिल्लाई और घुटनों के बल आगे रेंगने लगी। लेकिन आखिरकार उन किडनैपर्स ने मेरे पैर पकड़े और मुझे पीछे घसीट लिया। मैं इतनी बेवकूफ थी कि मुझे लगा शॉन किसी को मदद के लिए बुलाने गया है और वो मुझे बचाने वापस आएगा। लेकिन उन 2 बेरहम ट्रैफिकर्स ने आधे घंटे से ज्यादा टाइम तक मुझे उस गली में टॉर्चर किया, पर शॉन किसी को लेकर वापस नहीं आया। बड़ी आई दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाली। हमें तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुझे तो हीरो बनना था ना। अब कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? 8 साल की उम्र में मैं दर्द के मारे बार बार बेहोश हो रही थी। मुझे बस इतना होश था कि वो 2 आदमी बारी बारी से मुझे थप्पड़ मार रहे थे। शॉन, क्यों? अगर तुमने बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया होता तो हम दोनों भाग सकते थे। अगर तुम किसी को बुलाकर भी ले आते तो आज यह नौबत नहीं आती। इसके बाद मुझे गांव के एक दूर दराज इलाके में बेच दिया गया, जहां मैंने 10 साल तक नर्क जैसी जिंदगी काटी। और जब मैं किसी तरह वापस अपने घर लौटी तो देखा कि मेरे ही घर में एक ऐसी लड़की रह रही थी जो 70% तक मेरे जैसी दिखती थी।
वो सरेआम मेरे घर में घूम रही थी और मेरे पेरेंट्स के गले ऐसे लग रही थी जैसे वही उनकी सगी बेटी हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ने के लिए झिझकी, वो बड़ी हैरानी से चिल्लाई, पापा, मम्मी, शॉन, इस लड़की से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसे शायद कोई बीमारी है। उसने इतने मासूम चेहरे के साथ इतनी घटिया बात कही। बस उसी एक पल में मेरे पेरेंट्स, जो अपनी खोई हुई बेटी के मिलने की खुशी में झूम रहे थे, उनका रवैया अचानक मेरे लिए बदल गया। और शॉन तो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई कचरा हूं। मुझे लगा था कि अगर मैं उनके साथ अच्छे से रहूंगी तो वो धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में मुझे उनकी ठंडी और कड़वी आवाजें सुनने को मिली। अगर तुम वहीं मर जाती तो कम से कम सबकी यादों में एक अच्छी याद बनकर तो रहती। यहाँ वापस आकर हमारा मूड खराब करने की क्या जरूरत थी। बाद में मुझे पता चला कि वो नकली बेटी उन्हीं किडनैपर्स को मम्मी पापा बोल रही थी और मुझे फिर से गायब करने का प्लान बना रही थी। जब वो पैनिक हुई तो उसने मुझ पर कार चढ़ा दी और शॉन ने उस जुर्म को छुपाने के लिए मेरी बॉडी को समंदर में फेंक दिया। अगर वो इतना बेरहम हो सकता है तो फिर उसके साथ भी वैसा ही होने में कुछ गलत नहीं है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस बार उसे खुद एक्सपीरियंस करने दो कि उन दूर दराज के गांवों में कैसा लगता है, जहां हर कोई आपको एक शिकार की तरह देखता है। वैसे भी शॉन दिखने में काफी हैंडसम और स्लिम फिट है। वहां के भूखे बुड्ढों को वैसे भी इस टाइप के लड़के बहुत पसंद आते हैं। वो लोग पूरी रात शॉन को ढूंढते रहे और सुबह खाली हाथ वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, मिस्टर और मिसेस लॉयड ने घबराते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए। सेरीना, प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। वो औरत कैसी दिखती थी जिसने शॉन से मदद मांगी थी? क्या तुम उसका कोई स्केच बना सकती हो? मिसेस लॉयड ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मुझे हिलाते हुए बोली, प्लीज हमारे लिए अभी ड्रॉ करो ना। मैं एक पल के लिए एकदम सुन्न हो गई। फिर मेरे होंठ कांप-कंपाए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं वॉशरूम की तरफ भागी थी। पापा, मम्मी, क्या शॉन मिल गया? इस वक्त मैं ऊपर से जितनी टूटी हुई और रोती हुई दिख रही थी, अंदर से उतनी ही खुश थी। मेरी पिछली जिंदगी के हिसाब से शॉन अब तक जंगलों के रास्ते शहर से बहुत दूर जा चुका होगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे आंसू पोंछे, फिर उन्होंने झिझकते हुए मिस्टर और मिसेस लॉयड की तरफ देखा। आखिर में उन्होंने बस ना में अपना सिर हिला दिया। अब वो चारों पेरेंट्स सोफा पर बिल्कुल खाली नजरों से बैठे हुए थे। मिस्टर और मिसेस लॉयड तो बिना जान की कठपुतली जैसे लग रहे थे। जब फोन की घंटी बजी, तब जाकर उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखी। क्या वो मिल गया? उनकी यह हालत देखकर मेरी आंखों में एक मजाक सा आ गया। सिर्फ एक बच्चा ही तो खोया है। फिक्र मत करो, वो जल्द ही इस सदमे से बाहर आ जाएंगे। पिछली जिंदगी में शॉन ने मेरे पेरेंट्स को एक अडॉप्टेड नकली बेटी लाकर दी थी। इस बार मैं उसके पेरेंट्स का दर्द कम करने में उनकी मदद जरूर करूंगी। मैंने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मुझे याद आया कि पास के ही एक ऑर्फनेज में एक छोटा लड़का है जो बिल्कुल शॉन जैसा दिखता है। जब वो इस घर में आएगा तो इस फैमिली को एक ऐसा नकली छोटा मालिक मिल जाएगा जिसे हर चीज में परफेक्ट बनाया गया है। शॉन को भी ये देखकर खुशी ही होनी चाहिए, है ना? 2 हफ्ते गुजर चुके थे और लॉयड फैमिली ने शॉन को ढूंढने के लिए अपने सारे सोर्सेज और पहचान लगा दी थी, लेकिन सब बेकार रहा। मिस्टर और मिसेस लॉयड हर बीतते दिन के साथ गम में डूबते जा रहे थे। इन 2 हफ्तों में उनका वेट काफी कम हो गया था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था, इसलिए मैं उन्हें कंपनी देने के लिए रोज उनके घर जाने लगी। अंकल, आंटी, आई एम सो सॉरी। अगर उस दिन मैं वॉशरूम ना गई होती तो क्या शॉन आज हमारे साथ होता? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो औरत कोई किडनैपर है तो मैं शॉन को कभी उस दिन अच्छा बनने ही नहीं देती। मैंने जानबूझकर बात शुरू करने के लिए ये सब कहा। मिस्टर और मिसेस लॉयड ने कुछ बोलने की कोशिश की,
लेकिन लफ्ज बाहर आने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी लगातार कोशिशों के बाद 1 हफ्ता और गुजर गया और तब जाकर उन्होंने धीरे धीरे इस हकीकत को मानना शुरू किया। पगली बच्ची, हम तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तुमने वहां ना जाकर बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम भी वहां होती तो शायद आज तुम भी। गलती हमारी ही है। हमने ही उसे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया, पर हम ये भूल गए कि इस दुनिया में इतने घटिया लोग भी रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर फिर से फूट फूट कर रोने लगे। तकरीबन 1 महीने तक उनके साथ रहते रहते अब मुझे इन सीन्स की आदत हो चुकी थी। जब वो रो रहे थे तो मैं चुपचाप किचन में गई और उनके लिए सादा सा दलिया बना दिया। जब वो रोकर चुप हुए तो मैं वो उनके पास ले आई। अंकल, आंटी, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। कल को अगर शॉन के बारे में कोई खबर आती है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि आप उसका सामना कर सकें। मेरे झांडस बंधाने पर उन्होंने मुश्किल से थोड़ा सा खाया। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे एक ठंडी फुहार की तरह उनके घर का हिस्सा बनती चली गई। उनका भरोसा, उनका इमोशनल सपोर्ट। और फिर एक दिन मैं जानबूझकर उनके घर नहीं गई तो वो खुद बेचैन होकर मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आ गए। मैं समझ गई कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उन्हें थोड़ा शांत कराने के बाद मैंने सजेस्ट किया, अंकल, आंटी, क्यों ना हम पास के पार्क में थोड़ी देर टहलने चलें? हर वक्त ऐसे घर के अंदर बंद रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है सेरीना, तुम जैसा कहो, हम वैसा ही करेंगे। मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने धीरे से कहा, गुड। मैं उन्हें लेकर पार्क में निकल गई, ऐसे जैसे हम बस यूं ही बिना किसी प्लान के टहल रहे हों। चलते चलते मिसेस लॉर्ड ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और वो मुझे शॉन के बचपन की कहानियां सुना रही थीं। शॉन का जन्म भी ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन तुम्हारा, सेरीना। और हमारे फैमिलीज तो हमेशा से पड़ोसी रहे हैं। हमें तो हमेशा से लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सेरीना, तुम्हें पता है कि शॉन की सबसे पसंदीदा चीज क्या थी, जिससे उसे सुकून मिलता था? मैंने अनजानी बनते हुए पूछा। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शॉन जैसे लड़के के पास भी ऐसी कोई चीज हो सकती है। मिसेस लॉयड के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई, जो तुरंत उदासी में बदल गई। बड़ा फनी है वैसे। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी वो गले वाली लार की डिबिया, बिब, उसे कहीं से मिल गई थी। उसके बाद से वो उसके बिना कभी सोता ही नहीं था। शॉन, वो हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता था। मैं बिल्कुल चुप रही। मुझसे लव करता था। अगर वो मुझसे इतना ही लव करता था तो मेरी पिछली जिंदगी में वो मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर क्यों भाग गया? अगर वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता था तो उस नकली लड़की ने मेरी जगह कैसे ले ली? मैं अभी ख्यालों में खोई ही थी कि तभी मिस्टर और मिसेस लॉर्ड अचानक रुक गए। शॉन, शॉन। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और दौड़कर पास के बेंच पर बैठे एक लड़के के पास चले गए। शॉन, तुम घर क्यों नहीं आए? तुम्हारे पापा और मैं कितने परेशान थे। ओह शॉन, क्या तुम हमें हार्ट अटैक देना चाहते थे? वो लड़का जो उनके गले लगा हुआ था, उनके इस तरह अचानक रोने धोने से थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। मैंने दूर से उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया। यही तो वजह थी कि मैं उन दोनों को इस पार्क में लेकर आई थी। वेन केंट, उस ऑर्फनेज का लड़का, वो दिखने में करीब 80% तक बिल्कुल शॉन जैसा था। और इस चेहरे के साथ और उन सारी आदतों के साथ जो मैंने उसे शॉन के बारे में रटवाई थीं। लॉयड फैमिली का हिस्सा बनकर रहने के लिए इतना काफी था। मिस्टर और मिसेस लॉयड को बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि वो वेन है, शॉन नहीं। लेकिन मैं वहां उनकी इस सिचुएशन को संभालने के लिए मौजूद थी। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब किस्मत का खेल है? मैंने बड़ी खुशी से चहकते हुए कहा। ये तो बिल्कुल शॉन जैसा दिखता है। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ क्यों नहीं देखा? क्या हम रोज साथ में खेल सकते हैं? वेन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से फुसफुसाया।
मैं ऑर्फनेज में रहता हूँ। मैंने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि मिस्टर और मिसेस लॉयड की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और कहा, अंकल, आंटी, यह पक्का कोई किस्मत का ही कनेक्शन है। कितना अजीब है ना, हम ऑर्फनेज के इतने पास रहते हैं, फिर भी इससे पहले कभी नहीं मिले। शॉन भी तो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अंकल, आंटी, क्या आप इसे अपने साथ? वो मना कैसे कर सकते थे? डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अपने खोए हुए बेटे जैसा हूबहू दिखने वाला कोई मिल जाए, ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है? आखिरकार वो वेन को अपने घर ले आए और उसका नाम वेन लॉयड रख दिया। अगले दिन वेन मेरे पास आया और काफी देर चुप रहने के बाद उसने मुझसे पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें कैसे पता था कि वो मुझे अपने घर में रख लेंगे? मैंने खुद को जितना हो सके उतना मासूम दिखाते हुए कहा, क्योंकि अंकल और आंटी का अपना बेटा किडनैप हो गया है और तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और उन्हें कभी निराश नहीं करोगे। जब तक वो तमीज से रहेगा और किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, वो लॉयड फैमिली का एक असली मेंबर बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, बिल्कुल उन कहानियों की तरह जिनमें पहचान बदल जाती है। मैं बस यह देखने के लिए बेताब हूँ कि टाइम कैसे पंख लगाकर उड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि जब 10 साल बाद शॉन वापस लौटेगा और देखेगा कि उसकी जगह कोई और ले चुका है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। वेन के आने से मिस्टर और मिसेस लॉयड के दिल का घाव जैसे धीरे धीरे भरने लगा था। वो बड़ा ही संस्कारी और समझदार लड़का था, जिसने घर आने के 2 हफ्ते के अंदर ही उन दोनों का दिल जीत लिया था। अब तो वो वेन को हमारे घर के फैमिली डिनर पर भी लाने लगे थे। मेरी मम्मी ने वेन की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। कितना प्यारा बच्चा है। दुख की बात है कि यह ऑर्फन है, लेकिन आप लोगों से मिलना इसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वेन तो हमारी सेरीना की उम्र का ही लग रहा है। वैसे इससे पहले यह कौन से स्कूल में पढ़ता था? इस सवाल पर मिस्टर और मिसेस लॉयड ने मेरी तरफ देखा। मिसेस लॉयड ने बात शुरू करते हुए कहा, सेरीना बेटा, आज हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि वेन का एडमिशन तुम्हारे उसी बड़े और खास स्कूल में हो जाए। चूंकि वहाँ उसके लिए सब कुछ नया होगा, तो हम सोच रहे थे कि क्या वो तुम्हारी ही क्लास में आ सकता है। क्या तुम स्कूल में उसका थोड़ा ध्यान रखोगी? मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत हाँ कर दी। जाहिर सी बात है, इसका मतलब था कि मुझे वेन के साथ और ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अगले दिन से वेन हमारी क्लास में आने लगा, लेकिन हमारे उस छोटे से हाई प्रोफाइल सर्कल में हर कोई जानता था कि वेन लॉयड फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है। अमीर बच्चों का लोगों को परखने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। उन्होंने धीरे धीरे वेन को टेस्ट करना शुरू किया, और जब उन्हें समझ आ गया कि लॉयड फैमिली में अभी उसकी पोजीशन पूरी तरह पक्की नहीं हुई है, तो उन्होंने उसे साइडलाइन करना और परेशान करना शुरू कर दिया। मैं यह सब देख रही थी, लेकिन मैंने बीच में कोई दखल नहीं दिया। पूरे 1 हफ्ते बाद, जब वेन को बुरी तरह बुली किया जा रहा था, तब जाकर मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। आखिर इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद जब कोई आपको बचाता है, तो आप उसके और ज्यादा एहसानमंद हो जाते हैं ना। वेन के दिल में मेरे लिए वही लॉयल्टी चाहिए थी। स्कूल खत्म होने के बाद, जब कुछ लड़कों ने उसे फिर से एक कोने में घेर रखा था, मैं भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे उनके बुली करने की बात समझ ही नहीं आई हो, और कहा, वेन, तुम अभी तक यही घूम रहे हो? क्या अंकल और आंटी ने तुम्हारे लिए वो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस अरेंज नहीं की थीं? तुम्हें पता है ना, वो सब तुम्हें इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि तुम आगे चलकर फैमिली बिजनेस संभालने में मदद कर सको। वेन ने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाईं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड लग रहा था। शुक्र है वो बेवकूफ नहीं था और तुरंत समझ गया कि मैं ये सब उन लड़कों को सुनाने के लिए कह रही थी, इसलिए उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। बाकी के लड़के ये सुनकर सन्न रह गए। क्या
सेरीना, तुम मजाक कर रही हो ना? लॉयड फैमिली अपनी कंपनी इस अडॉप्टेड लड़के को सौंपने का प्लान बना रही है। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे उनके पास और रास्ता ही क्या है? शॉन तो गायब हो चुका है और अंकल का अब सिर्फ एक ही बेटा है। अगर वे नहीं, तो फिर कौन? लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। सी यू टुमारो, मैंने पीछे से आवाज दी। वेन बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे बगल में चलता रहा। घर पहुंचने से ठीक पहले वो आखिरकार बोला, आज के लिए थैंक यू। इससे पहले कि मैं कहती कि कोई बात नहीं, वो आगे बोला, मुझे पता है कि तुम उस सिचुएशन में मेरी मदद कर रही थी, पर तुम फिक्र मत करो, जो चीज मेरी नहीं है, मैं कभी उसे पाने का लालच नहीं करूंगा। क्या? मैंने इतनी मुसीबतें झेलकर उसे इस घर में एंट्री दिलाई थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इतना सीधा और मासूम बनकर रहे। मैं रुकी और घूमकर उसकी तरफ देखा। तुम लालच क्यों नहीं करोगे? वेन मेरे इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहा, मौका बिल्कुल तुम्हारे सामने है और तुम्हें अभी भी उसकी कदर करना नहीं आता। क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही लोगों से परेशान होना चाहते हो? वे ने अपनी भवें सिकोड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए कई इमोशंस आए और गए। मैंने अपनी नजरें हटा लीं। वो दिखने में शॉन से बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन मैं तो अडॉप्टेड हूं ना। शॉन आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगा। मैंने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम अडॉप्टेड हो? उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके सगे बेटे हो या अडॉप्टेड। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि तुम इस फैमिली को क्या फायदा पहुंचा सकते हो। और रही बात लव और इमोशंस की, तो वो सब बकवास है। जब मैं 8 साल की थी, तो मम्मी और पापा मुझे पागलों की तरह चाहते थे। वो मेरे कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख देना चाहते थे। लेकिन जब मैं 10 साल बाद बिल्कुल बर्बाद होकर वापस लौटी, तो क्या वो उस नकली बेटी के साथ खड़े नहीं थे? उन्होंने मेरे साथ कचरे जैसा बिहेव किया। वो शिकायत करते थे कि मैं बहुत सांवली और दुबली हो गई हूँ और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखने में अच्छी नहीं लगती। उन्हें इस बात से शर्म आती थी कि मैं बड़े लोगों के तौर तरीके और तमीज भूल चुकी हूँ। वो कहते थे कि मैं पब्लिक में उनका नाम खराब कर दूंगी। एक बार 20 से ज्यादा लोगों की डिनर पार्टी में पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए वहां से चले जाने को कह दिया क्योंकि मेरे हाथ से फोक जमीन पर गिर गया था। लेकिन मम्मी पापा, पिछले 10 सालों से मुझे हाथ पैर बांध कर रखा गया था। मुझे अपना मुंह सीधे कटोरे में डालकर खाना पड़ता था। अगर मैं वैसे नहीं खाती, तो मैं भूख से मर जाती। मेरे लिए जिंदा रहने के मैनर्स और तौर तरीके सबसे पहली चीज थे जिन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। वापस लौटने के लिए जिंदा बचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टाइम के साथ सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। अब तुम इस मौके का फायदा उठाते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। ये कहकर मैं पहले अपने घर की तरफ बढ़ गई। इस नई जिंदगी में मैं सिर्फ उसी चीज पर फोकस करूंगी जिससे मेरा फायदा हो। ऐसा लगा कि वेन पर मेरी बातों का गहरा असर हुआ था। हर बीतते दिन के साथ वो एक रईस खानदान के असली वारिस की तरह दिखने और बर्ताव करने लगा था। जब भी वो किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होता, वो मुझसे एडवाइस लेने आता। अब वो दूसरों के सामने डरपोक बनकर नहीं रहता था। इन कुछ सालों में उसने न सिर्फ गोल्फ, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग और पियानो बजाना सीख लिया था, बल्कि फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की भी पूरी पढ़ाई कर ली थी। वो बड़ा होकर शॉन लॉयड से भी कहीं ज्यादा काबिल और परफेक्ट इंसान बन चुका था। जब उसने लॉयड फैमिली के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लिया, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उसका वेट कर रही थी। वो जैसे ही बाहर आया, मैंने उसे एक बुके, गुलदस्ता थमा दिया। एक और बड़ी डील क्रैक करने के लिए बहुत बहुत बधाई, मैंने कहा। वेन ने एक हाथ से बुके पकड़ा और दूसरे हाथ से बहुत ही नेचुरली मेरा बैग ले लिया। मजाक उड़ाना बंद करो, फ्यूचर बिजनेस टाइकून। चलो,
अब घर चलते हैं। मैं बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दी। इन सालों में सिर्फ वे ने ही खुद को साबित नहीं किया था, बल्कि मैंने भी हर फील्ड में उतना ही अच्छा परफॉर्म किया था। वैसे ए लेवल्स एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने का सोच रही हो? मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, यूनिवर्सिटी ए। वे ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है, बिल्कुल इत्तेफाक। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। खिड़की से बाहर गुजरते हुए रात के नज़ारे को देखते हुए मेरे होठों पर धीरे से एक स्माइल आ गई। तकरीबन 10 साल बीत चुके थे। मैं पूरी तरह खुद को बेहतर बनाने में जुटी रही और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से उनका बिजनेस, उनके कनेक्शंस और सारे सोर्सेज अपने हाथ में लेती गई। दूसरी तरफ अंकल लॉयड भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ वेन को बिजनेस के काम संभालने दे रहे थे। इतनी कम उम्र होने के बावजूद वो जो भी काम हाथ में लेता उसमें झंडे गाड़ देता था। हमारे पूरे सर्कल में हर कोई जानता था कि लॉयड फैमिली की तो लॉटरी लग गई है, जो उन्हें इतना काबिल और मेहनती बेटा मिल गया। ऊपर से उसका गुड लुकिंग होना और उसकी अच्छी हाइट। वो अनजाने में ही इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था। हालांकि सोशल मीडिया पर करियर बनाने का उसका कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसकी बिल्कुल खाली प्रोफाइल पर कैसे भी करके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। मेरे हिसाब से शॉन अब जल्द ही वापस लौटने वाला था। लेकिन जो भी हो, अब वेन के पास सेफ रहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते थे। इसके अलावा यह भी पक्का नहीं था कि वक्त आने पर मिस्टर और मिसेस लॉयड किसका साथ देंगे। यह इतना बड़ा ड्रामा होने वाला था कि इसे अपनी आंखों से देखने के लिए मेरा यहीं रहना जरूरी था। ए लेवल्स के दिन मिस्टर और मिसेस लॉयड हमारे पेरेंट्स के साथ हमें सेलिब्रेशन के लिए बाहर ले गए। हर कोई खुशी से झूम रहा था और अंकल आंटी के चेहरे पर उदासी का एक कतरा तक नहीं था। उस रात हमें घर लौटते लौटते काफी देर हो गई। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट आंटी, सी यू टुमारो। हम हाथ हिलाकर बाय बाय कर ही रहे थे कि तभी पास से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। कौन है यह? बिना किसी झिझक के मिस्टर और मिसेस लॉयड ने जवाब दिया, यह वेन है, हमारा बेटा। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक फटेहाल सा दिखने वाला लड़का बेबसी और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चिल्लाया, अगर यह आपका बेटा है तो फिर मैं कौन हूँ? हर कोई अपनी जगह पर सुन्न हो गया। मिस्टर और मिसेस लॉयड के हाथ से उनका सामान नीचे गिर गया। मेरे पेरेंट्स ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा और वो दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनके हाथ पीछे खिंच गए। वहां सिर्फ मैं अकेली थी जो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रही थी। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद वो वापस आ ही गया। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी, मेरे हाथ गुस्से से भींच गए। डोरा फोर्ड, मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पेरेंट्स की अडॉप्टेड वही नकली बेटी, जो मेरे वापस लौटने पर अपनी पोजीशन खोने के डर से कांप रही थी। उसने मुझे कई बार झूठे इल्जामों में फंसाया था और आखिर में एक कार एक्सीडेंट में मेरी जान ही ले ली। वो नकली आयशा, अगर वो राख भी बन जाती ना, तो भी मैं उसे पहचान लेती। शॉन पागलों की तरह वेन की तरफ झपटा और चिल्लाया, मैं सिर्फ खोया था, मरा नहीं था। जब मैं उस नर्क जैसी जगह में सुअरों का खाना खा रहा था, तब क्या तुम्हें एक बार भी अपने बेटे की याद आई? तुम लोग यहाँ ऐश की जिंदगी जी रहे थे और मेरी जगह किसी और को ले आए। मिस्टर और मिसेस लॉयड इतने शॉक थे कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। शॉन अब पूरी तरह बदल चुका था। चिपचिपे, उलझे हुए बाल और धूल से काले पड़े चेहरे पर एक बड़ा सा निशान। उसकी गर्दन इतनी मैली थी कि साफ दिख रहा था कि महीनों से मैल जमी हुई है। वो बिल्कुल किसी चिमनी क्लीनर जैसा लग रहा था। कुछ बोलो। कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं वापस आ गया हूँ। मैं इस घर का असली खून हूँ। इस साले को बोलो यहाँ से दफा हो जाए। शॉन ने वेन को धक्का देना शुरू कर दिया। आखिरकार मिस्टर और मिसेस लॉयड होश में आए। उन्होंने अनजाने में ही वेन को अपने पीछे छुपा लिया। शॉन, शॉन, तुम वापस कैसे आए?
शॉन ने बेहद कड़वाहट के साथ एक हंसी हंसी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। तो क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इसी मोड़ पर डोरा, जो अब तक बिल्कुल चुप खड़ी थी, उसने शॉन का हाथ पकड़ लिया। अंकल, आंटी, किडनैप होने के बाद शॉन ने इन सालों में बहुत कुछ झेला है। यह सब देखकर उसे ठेस पहुंचना लाजमी है। आप बस इसके इन निशानों को देखिए कि ये किस दौर से गुजर कर आया है। शॉन का पेट और पीठ पूरी तरह जख्मों के निशानों से भरे हुए थे। मुझे अच्छे से पता था कि वो निशान कहाँ से आए थे। वो कोड़ों के निशान थे, बिल्कुल साफ साफ। बात ना मानने पर मार, विरोध करने पर मार, और भागने की कोशिश करने पर तो और भी बदतर मार। मिसेस लॉयड की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो शॉन को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उनके बढ़े हुए हाथ थोड़ा झिझक गए। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। चलो, पहले घर चलते हैं। तुम अच्छे से नहा धो लो, फिर थोड़ा बेहतर लगेगा। और देखो, सेरीना को देखो। तुम दोनों 10 साल बाद मिल रहे हो। वो कितनी खूबसूरत हो गई है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शॉन दांत पीसते हुए मेरी तरफ लपका। मैं जानबूझकर अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन वेन ने मुझे खींचकर शॉन के हमले से बचा लिया। सेरीना, तुम जैसी घटिया औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मर जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके इस बर्ताव को देखकर हर कोई बुरी तरह डर गया। मैंने एकदम बेचारी और मासूम बनने का नाटक किया और कांपते हुए अपने पेरेंट्स के पीछे छुप गई। शॉन, तुम वापस आते ही मेरे बारे में इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? जाहिर है, मुझे पता था कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। उस वक्त मैंने उसे किडनैप होते हुए चुपचाप देखा जो था। शॉन ने मेरी नाक के सामने उंगली उठाई और मुझे कोसने लगा। कहने लगा कि मुझे तड़प तड़प कर मरना चाहिए। मैं किसी डायन से भी बदतर हूँ। उसने कहा कि वो मेरी वजह से किडनैप हुआ था। मैंने अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, बस पूरी तरह हैरान और दुखी आंखों से उसे देखती रही। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पिछली जिंदगी में मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। आज इसकी बात पर भी कोई यकीन नहीं करने वाला था। उसकी गैरमौजूदगी में मैं लॉयड फैमिली के लिए बिल्कुल उनकी अपनी बेटी जैसी बन चुकी थी। उसकी इस बकवास पर कौन भरोसा करता? और हुआ भी यही। जब अंकल लॉयड से शॉन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने गुस्से में पास पड़ा एक डस्टबिन लात मारकर गिरा दिया और उसकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाए, यहाँ अपना यह पागलपन बंद करो। हमने उस वक्त सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। तुम खुद इतने बेवकूफ थे कि उनके झांसे में आ गए। इसमें सेरीना की क्या गलती है? अभी के अभी घर चलो। शॉन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अंकल लॉयड ने बात काटते हुए कहा, अगर घर नहीं चलना है तो फिर यहाँ से चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। मैं तो यही समझूंगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। आखिरकार डोरा ने धीरे से शॉन का हाथ पकड़ा, तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। ठीक है, मैं घर चल रहा हूँ, लेकिन यह डोरा है, मेरी गर्लफ्रेंड। ये भी मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चलो, ये तमाशा आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले डोरा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, और उसकी आंखों में जो नफरत थी, उसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अगर नफरत करनी ही है तो मुझे उससे करनी चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मेरी तरह रीबॉर्न होकर वापस आई है। अगले दिन मुझे और वेन को आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी के लिए मिलना था। मैंने थोड़ा सोचा और जानबूझकर पड़ोस के घर चली गई। अंकल, आंटी, शॉन अब कैसा है? मेरी आवाज सुनते ही शॉन ने, जो उस वक्त डिनर कर रहा था, अपना फोक जोर से जमीन पर फेंक दिया। पापा, मैंने कल रात ही आपसे कहा था ना कि हमें इन पड़ोसियों से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। अंकल लॉयड ने उसे एक बेबस नजरों से देखा, जबकि आंटी लॉयड तुरंत उठीं और मुझे अंदर खींच लिया। उसकी बातों का बुरा मत मानो बेटा, वो बस अभी अभी वापस आया है ना, तो थोड़ा परेशान है। कौन परेशान है? शॉन अचानक अपनी सीट से उठा और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा।
अपनी पिछली जिंदगी में वो करीब 6 फीट 1 इंच का काफी लंबा चौड़ा लड़का बना था, लेकिन इस बार शायद न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हील्स पहनने के बाद मेरी हाइट भी बिल्कुल उसके बराबर ही थी। सेरीना, हमारे घर में आकर ये अपना नाटक बंद करो। अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। इससे पहले कि अंकल और आंटी उसे रोकते, डोरा ने, जो पिछली जिंदगी में नकली आयशा थी और इस जिंदगी में डोरा बनकर आई थी, उन दोनों को पकड़कर रोक दिया। प्लीज एक बार शॉन की बात तो सुनिए। सेरीना, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि इन सालों में मैंने कैसी जिंदगी काटी है। वो दरिंदे शायद किसी बेहद दर्दनाक बात को याद करके बोलते बोलते शॉन के होंठ कांपने लगे। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और ये मेरा घर है, तुम्हारा या उस चॉकलेट बॉय वेन का नहीं। मैं लॉयड फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, इस बिजनेस का असली वारिस, और तुम में से कोई भी मेरी चीजों पर आंख नहीं डाल सकता। मैंने एक नजर अंकल और आंटी की तरफ देखा और फिर किसी बच्चे को बहलाने वाले अंदाज में हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, तुम एकदम सही कह रहे हो। वेन, काफी देर हो रही है, हमें अब निकलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शॉन ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने जानबूझकर वेन की तरफ एक तारीफ भरी नजर से देखा और कहा, उस प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट में जिस पर मैं और वेन साथ में काम कर रहे हैं। वैसे बचपन में तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे इवेंट्स में जाना बहुत पसंद था ना? क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? शॉन का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। ओह, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। भले ही कितने भी बड़े मौके क्यों ना हों, 10 साल तक पढ़ाई लिखाई से दूर रहने के बाद इन सब चीजों में अचानक वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मुस्कुराते हुए अंकल और आंटी की तरफ हाथ हिलाया। हम निकलते हैं अंकल, बाय आंटी। जैसे ही मैं बाहर आई, डोरा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। वेन पहले से ही कार में बैठकर मेरा वेट कर रहा था, जबकि डोरा ने मुझसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि तुम और शॉन बचपन के बहुत पक्के दोस्त थे, और जब उसका किडनैप हुआ तब तुम भी वहीं थी ना? तुम वहां से कैसे बच निकली? उसके इस मासूम बनने के नाटक को देखकर मैंने अपनी नाक बंद की और 2 कदम पीछे हट गई। ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? क्या तुम कल रात अच्छे से नहाई नहीं थी? ये सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल कैसी है? तुम्हें पक्का कोई गंदी डिजीज है। यह बिल्कुल वही शब्द थे जो उसने मेरी पिछली जिंदगी में हमसे पहली मुलाकात के वक्त मुझसे कहे थे। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और अब हमारी आंखों की नफरत किसी पर्दे के पीछे छुपी नहीं थी। तो तुम भी रीबॉर्न होकर वापस आई हो, कमीनी। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। ऊपर वाले का इंसाफ तो देखो। मैं खास तौर पर तुम दोनों किलर्स का हिसाब चुकता करने ही वापस आई हूँ। डोरा के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। तुम रीबॉर्न हुई हो तो क्या हुआ? हारोगी तो तुम इस बार भी मुझसे ही। इस बार मैं तुम्हारे ऊपर कार चढ़ाकर तुम्हें किसी गटर में सड़ने के लिए फेंक दूंगी, और तुम्हारे पेरेंट्स तब भी मुझे ही अपनी बेटी मानेंगे। मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि इन 10 सालों में मैंने हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब पासा पलट चुका था। अब मेरे पेरेंट्स मेरे बिना नहीं रह सकते थे। मैं उनके भरोसे नहीं थी। हंस क्यों रही हो तुम? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी हिकारत से देखा। बस यही सोच रही हूँ कि मेरे फैमिली के पैसे और रसूख के बिना तुम कितनी मामूली और साधारण दिखती हो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर शॉन को ये पता चल जाए कि तुम्हारे असली मम्मी पापा ही वो किडनैपर्स हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? यह सुनते ही डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसे वहीं छोड़कर कार की तरफ बढ़ गई। कार में बैठते ही वेन ने मुझे पानी की बोतल थमा दी। ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों से सच में बहुत नफरत करती हो। हाँ, करती हूँ। मैंने अपनी नफरत छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम इस घर में टिकना चाहते हो
तो तुम्हें भी मेरी तरह उन दोनों को अपना दुश्मन समझना होगा। क्या मैं पिछले इतने सालों से इसी पल का इंतजार नहीं कर रही थी? वेन ने कार स्टार्ट की। उसकी नजरें सामने सड़क पर थीं और उसने धीरे से कहा, ठीक है। सच कहूं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई खास जरूरत नहीं थी। मैंने तो बस उन्हें थोड़ा उकसाने और परेशान करने के लिए इसे एक बहाने की तरह उसे किया था। काम खत्म करने के बाद मैं और वेन एक कॉफी शॉप में बैठ गए। वहां बैठे बैठे ही मेरी नजर सड़क से गुजरती हुई लॉयड फैमिली की एक कार पर पड़ी। क्या वो शॉन है? चलो पीछा करके देखते हैं। कार एक हॉस्पिटल के गेट पर जाकर रुकी। और हाँ, वो शॉन ही था, और वो डोरा को अपने साथ नहीं लाया था। वो इस बात को काफी छुपाने की कोशिश कर रहा था। और तो और, वो सीधे प्रोक्टोलॉजी डिपार्टमेंट, गुदा रोग विभाग की तरफ गया। वेन बड़ा कंफ्यूज्ड लगा। वो वहां क्या कर रहा है? मैंने बस एक समझदारी भरी स्माइल दी। वो अकेले हॉस्पिटल सिर्फ बवासीर का चेकअप कराने तो आया नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इन 10 सालों में शॉन के साथ काफी इंटरेस्टिंग हादसे हुए हैं। शॉन ने पूरा दिन उसी डिपार्टमेंट में बिताया और वहां से निकलते वक्त वो लगातार डॉक्टर से बहस कर रहा था कि वो किसी जरूरी काम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता। उसके जाने के बाद मैंने वेन के चेहरे का फायदा उठाया, जो शॉन से काफी मिलता जुलता था, और डॉक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। क्या पता चला? वेन का चेहरा बड़ा अजीब सा हो रहा था। अरे बताओ भी, क्या मालूम पड़ा? वेन ने मुझे अपने फोन में एक फोटो दिखाई। वो शॉन का रीसेंट स्कैन एक्स-रे था, जिसमें उसके पेट के निचले हिस्से में एक गोल बल्ब और बियर बॉटल साफ साफ दिखाई दे रही थी। भले ही मैं अंदर से ऐसी किसी चीज के लिए तैयार थी, फिर भी ये देखकर मेरे होश उड़ गए। भाई साहब, उसके एक्सपीरियंसेस तो मेरी पिछली जिंदगी से भी कहीं ज्यादा रंगीन निकले। कुछ ही दिनों में वेन का 18वां बर्थडे आने वाला था। आजकल लॉयड हाउस का माहौल भले ही कितना भी अजीब और तनावपूर्ण चल रहा हो, फिर भी मिस्टर और मिसेस लॉयड उसके इस बड़े दिन, कमिंग ऑफ एज सेलिब्रेशन की तैयारियां बहुत धूमधाम से कर रहे थे। शॉन इस बात को लेकर रोज घर में तमाशा खड़ा कर रहा था। जब मैं घर वापस आया, तब तो आपने मेरे वेलकम के लिए कोई पार्टी नहीं रखी, और अब इस अडॉप्टेड लड़के के 18वें बर्थडे के लिए इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो। मम्मी, पापा, क्या आपका दिमाग सठिया गया है? मैं आपका सगा बेटा हूँ। उनके बगल में खड़ी होकर मैंने बहुत ही मासूम चेहरा बनाया और कहा, लेकिन आंटी, वेन ने कितने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, इतनी कम उम्र में कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट संभाले हैं, जिससे आपकी फैमिली का नाम कितना रोशन हुआ है। वैसे भी, ये बर्थडे पार्टी सिर्फ उसके लिए नहीं है। इसमें शहर के इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो ये एक तरह से बड़ों की बिजनेस नेटवर्किंग मीटिंग जैसी है। मिस्टर और मिसेस लॉयड ने मेरी और वेन की तरफ बड़ी तारीफ भरी नजरों से देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर शॉन पर पड़ी, उनके मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। बेटा, तुम्हारे पापा और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम बस अपने इस गुस्से पर थोड़ा काबू पालो, तो हम अभी तुम्हारे लिए एक बड़ी वेलकम पार्टी रख देंगे और तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ। इससे पहले कि मिसेस लॉयड अपनी बात पूरी कर पाती, शॉन अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या मतलब है आपका? आप लोग मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं ताकि इस चॉकलेट बॉय को पूरी कंपनी सौंप सकें? मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी फैमिली का यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो किसी बाहरी को ये बिजनेस मिलने से पहले मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अगर मेरी जिंदगी नर्क बनी है, तो मैं किसी और को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। जब मैं बाहर सड़ रहा था और तकलीफें झेल रहा था, तब किसी को मेरी याद आई? नहीं ना। और यहाँ आप लोग किसी और के बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ बड़ी खुशियां मना रहे हैं। कितने बेवकूफ और अजीब हैं आप लोग। इन बातों को सुनकर आखिरकार अंकल लॉयड के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा टी कप जोर से जमीन पर दे मारा।
अगर तुमने आगे एक शब्द भी ऐसी बकवास की ना, तो तुम वहीं वापस जा सकते हो जहां से आए हो। शॉन गुस्से के मारे थरथर काँप रहा था, लेकिन डोरा ने जैसे तैसे उसे पकड़कर वहां से खींच लिया। जब अंकल लॉर्ड थोड़े शांत हुए तो मैं अपने घर के लिए निकली। बाहर आते ही मैंने देखा कि वो दोनों सड़क पर आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। उन्हें थोड़ा और भड़काने और मजा लेने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलता। अभी से इतना गुस्सा आ गया। शॉन, सच कहूँ तो तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े और छोटी सोच वाले हो गए हो। शॉन गुस्से में मेरी तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ा, जबकि डोरा चुपचाप साइड में खड़ी होकर ठंडी नजरों से तमाशा देख रही थी। मैं अपनी जगह पर डटी रही और आंखें तरेर कर कहा, मारो मुझे, हाथ लगाओ और कंपनी के सारे शेयर्स सीधे वेन के नाम चले जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने उनकी तरफ देखकर एक मीठी सी स्माइल दी। तुम्हें नहीं पता क्या? वेन इतना काबिल है और पिछले 10 सालों से इस फैमिली का हिस्सा है। अंकल और आंटी ने पहले ही पेपर साइन कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कंपनी के 10% शेयर्स वेन को मिल रहे हैं, और वो पेपर्स उसके 18वें बर्थडे के दिन से ही लागू हो जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में ऐसा खौफनाक गुस्सा देखा था। इस बर्थडे के बाद वेन कंपनी का एक ऑफिशियल शेयर होल्डर बन जाएगा। शॉन ने गुस्से में अपने दांत पीसे। यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। वेन के इस बड़े दिन पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। आज की पार्टी का मेन हीरो होने के नाते वेन के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो और खुशी थी। वो अंकल और आंटी के साथ मिलकर मेहमानों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। 10 साल की इस ट्रेनिंग और परवरिश के बाद वो ऐसे हाई प्रोफाइल सोशल इवेंट्स को संभालने में काफी एक्सपर्ट हो चुका था। तभी, ठीक उस वक्त जब वो केक काटने वाले थे, शॉन ने अचानक शैंपेन की एक बॉटल खोली और सीधे स्टेज पर खड़े वेन के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। वो शैंपेन वहां आसपास खड़े बाकी लोगों पर भी गिरी, जिससे पूरे हॉल में अचानक चीख पुकार मच गई। वेन के जो बाल बड़े अच्छे से स्टाइल किए गए थे, वो अब पूरी तरह गीले होकर उसके माथे पर चिपक गए थे और शैंपेन की बूंदें उसके गालों से नीचे टपक रही थीं। मिस्टर और मिसेस लॉर्ड इस अचानक हुए अटैक से सन्न रह गए, लेकिन जब तक वो उसे रोकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बाहरी लड़के के लिए इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी जा रही है? आप लोग इसे इन सब बड़े लोगों से क्यों मिलवा रहे हैं? शॉन पीछे से चिल्लाया। इतने से भी उसका मन नहीं भरा। वो दौड़कर स्टेज पर चढ़ा और उसने वेन के हाथ से माइक छीन लिया। अपनी आंखें खोलो और सब लोग जरा ध्यान से देखो। मैं इस खानदान का असली वारिस हूँ। और यह जो बहरूपिया यहाँ खड़ा है, मैं किसी दिन जान से मार दूंगा इसे। इससे पहले कि वो अपनी भड़ास निकालना जारी रखता, अंकल लॉर्ड तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने शॉन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चुप करो तुम। आई एम सॉरी एवरीवन। शॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह बीमार है। ओह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बाप पर हाथ उठाएगा। शॉन। बाप बेटे सबके सामने आपस में भिड़ गए, जिससे वहां आए मेहमान डर कर बाहर भागने लगे। मैं आगे बढ़कर वेन के चेहरे से शैंपेन पोंछने में उसकी मदद की। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। अब से वेन को आगे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होने वाला था। वेन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई, लेकिन अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने अपनी भवें सिकोड़ ली। उसने फुर्ती से मुझे अपने पीछे खींचा और सामने की तरफ एक जोरदार लात मारी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि डोरा हाथ में नाइफ लेकर सीधे मेरी तरफ झपटी थी। जमीन पर गिरने के बाद भी वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मुझे एक और मौका दो। मुझे एक बार और ट्राई करने दो। वेन ने गुस्सा होते हुए कहा। क्या यह दिमागी रूप से बीमार है? बिल्कुल। नीचे कहानी को इस तरह दोबारा लिखा गया है कि हिंदी वाले शब्द हिंदी में और इंग्लिश वाले शब्द इंग्लिश में रहें। बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता था कि उसके ट्राई अगेन कहने का क्या मतलब था। लेकिन अफसोस, इस जन्म में उसे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। अंकल लॉर्ड और शॉन का रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका था।
उन्होंने बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया और शॉन को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच मैंने शॉन का वह शर्मनाक और अजीब वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शॉन का वह टॉपिक बुरी तरह वायरल हो गया। सच में यार, मुझे तो बस इस बात की हैरानी है कि ये बंदा अपने पेट के अंदर वैसी चीज होने के बाद भी दूसरों से कैसे लड़ लेता है। अरे भाई, मैं वैसा नहीं हूं। मैं बस वॉशरूम में फिसल गया था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वह सच में अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इंटरनेट पर आने वाले नेगेटिव कमेंट्स की ये भयानक लहर किसी को भी डिप्रेशन में डुबोने के लिए काफी थी। कुछ दिनों बाद मुझे शॉन का एक मैसेज मिला, पुरानी वाली जगह पर आ जाओ। आने की हिम्मत है। मुझे यह याद करने में थोड़ा टाइम लगा कि पुरानी वाली जगह से उसका क्या मतलब था। उस शाम मैं अपनी मर्जी से वहां गई, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। जब वह कार दोबारा मेरी तरफ तेजी से बढ़ी, तो मेरे पास पहुंचने से पहले ही उसके 2 टायर्स ब्लास्ट हो गए और वह अनकंट्रोल्ड होकर पास के एक पेड़ से जा टकराई। मैं ठंडी नजरों से उन सबको घायल हालत में देखती रही। तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक ही जाल में 2 बार फंस जाऊंगी? शॉन के सिर पर एक गहरा घाव हो गया था और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसने बेहद नफरत से मुझे घूरा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रही हूं जैसा तुमने मेरे साथ किया था। तभी मुझे हवा में पेट्रोल की गंध महसूस हुई। जमीन पर फैलते हुए फ्यूल को देखते हुए मैंने अपनी बात छोटी रखी। इन सारे सालों में तुम उस काले गांव में फंसे हुए थे और चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहे थे, है ना? शॉन की आंखों में अचानक हैरानी का एक झटका लगा। तुम्हें कैसे पता? मेरे होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के असली मम्मी पापा ही वो किडनैपर्स हैं। शॉन को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उसकी तरफ एक वीडियो क्लिप फेंक दी। उसमें साफ दिख रहा था कि डोरा उन किडनैपर्स को बड़े प्यार से मम्मी पापा बुला रही थी, और यहाँ तक कि वह शॉन को और ज्यादा टॉर्चर करने के तरीके भी उन्हें सजेस्ट कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये वीडियो कैसे मिला। जाहिर है, मेरे दोबारा जिंदा होने, रीबर्थ के तुरंत बाद मैंने कुछ लोग भेजकर उन किडनैपर्स के घर में चुपके से हिडन कैमरास लगवा दिए थे। डोरा ने जैसे ही वह वीडियो देखा, वह अपना सिर झटकते हुए जोर से चिल्लाई, नहीं, यह झूठ है, ये झूठ है। लेकिन शॉन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम जैसी डायन को। मैं तुरंत मुड़ी और तेजी से वहां से दूर चली गई। इन दरिंदों का अंत इन आग की लपटों में ही होना ठीक था। जब मिस्टर और मिसेज लॉयड को शॉन की मौत की खबर मिली, तो उन्हें उतना गहरा सदमा नहीं लगा जितना कोई उम्मीद कर सकता था। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक तरह का सुकून था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हालांकि शॉन के साथ हुई उस मारपीट और इस पूरे मानसिक तनाव की वजह से अंकल लॉयड काफी कमजोर हो गए थे। वह अपनी उम्र से 10 साल बड़े दिखने लगे थे। ऐसे में वेन बहुत ही आसानी से उस पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस का इकलौता वारिस बन गया। इधर मेरे घर पर मम्मी पापा टीवी देखते हुए लॉयड फैमिली के साथ हुए हादसों पर अपनी राय दे रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि उस फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ है? पिछले कुछ दिनों में वहां कितनी अजीब अजीब चीजें हुई हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने घर की शांति के लिए कोई पूजा पाठ करवानी चाहिए। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और टीवी बंद कर दिया। अरे, ये क्या बदतमीजी है? अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए मैंने अपनी जेब से फ्लाइट की 2 टिकट्स निकाली और धीरे से कहा, अब जब पड़ोस के अंकल आंटी ने सब कुछ संभाल लिया है और वह साइड हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को भी अब अब्रॉड शिफ्ट हो जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। पापा गुस्से में खड़े हो गए। सेरीना, क्या तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? मैं मुस्कुराते हुए उठी और अपने हाथ में पकड़ी मेडिसिन की छोटी बोतल को हिलाते हुए बोली, पापा, आजकल आपको दिल की बीमारी की शिकायत रहने लगी है ना?
और आपकी यह स्पेशल मेडिसिन सिर्फ मेरे पास से ही आती है। सच कहूँ तो वह कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं थी। वह बस मामूली विटामिन्स की गोलियां थीं। उन्हें बस ऐसा लगता था कि वह दवा काम कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह गोली लेते थे, उस दिन मैं चुपके से उनकी ड्रिंक में कोई और चीज मिलाना बंद कर देती थी। पापा का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी कमजोरी अब मेरे हाथ में है। वह वापस सोफा पर ढह गए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चे बड़े क्या हो जाते हैं, सीधे माँ बाप की गद्दी पर कब्जा करने का प्लान बनाने लगते हैं, क्यों? मैं बिना कुछ बोले सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। मेरी पिछली जिंदगी में उस नकली बेटी के भड़काने पर इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। आज उन्हें सही सलामत फॉरेन कंट्री भेजकर रिटायर होने का मौका देना ही मेरी तरफ से उन पर बहुत बड़ा रहम था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो दरवाजे पर ही मुझे वेन मिल गया। उसने मेरी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया। चलें? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। चलो, बिल्कुल। हमारा असली मैदान तो अब शुरू हुआ है।